हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 का पोयम विंड। ठीक है। अब इस पोयम विंड को बेसिकली लिखा है सुब्रमण्य भारती ने, जो कि एक तमिल पोएट थे और यूं कहे तो पायनियर ऑफ तमिल पोएट्री थे। मतलब वो एक अग्रणी कवि थे तमिल भाषा के। ठीक है। तो उन्होंने इस कविता को पहले तमिल भाषा में लिखा। ठीक है। इसके बाद इसको ए के रामानुजन ने, जो कि इंडियन पोएट हैं और जो बहुत ही फेमस पोएट है, जिनको कि पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी इंग्लिश लिटरेचर का इनको मिल चुका है। ठीक है। ये जो है इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और टाइटल देते हैं विंड। ठीक है। इतना समझ में आ गया। आज बहुत ये अच्छी बात है कि हम लोग एक इंडियन पोएट के पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अभी आपने पिछला पोएम जो पढ़ा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पढ़ा था, जो कि एक अमेरिकन पोएट का था, और आज हम लोग इंडियन पोएट का पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडियन पोएट के वर्क को पढ़ने में ऐसे ही बहुत प्राउड फील होता है। आई थिंक आपको भी ऐसे ही फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा। और देखते हैं कैसे इन्होंने लाइफ से जुड़े कुछ सच्चाई को, जो कि अक्सर होता रहता है, उसको किस तरह से सिंबॉलिकली हमें मैसेज देने के लिए यहाँ पे इस पोएम को लिखते हैं। ठीक है। तो ये पोएम है विंड। विंड के लिए बच्चों कहा जाता है क्योंकि देख लीजिए, ये जो पोएट हैं, दोनों ही पोएट, जो सुब्रमण्य भारती जी हैं, ये तमिल पोएट्री के पायनियर हैं, यानी कि ये तमिलनाडु के थे। और ये जो है सो ए के रामानुजन, ये कन्नड़ भाषा में और इंग्लिश भाषा में लिखा करते हैं। मतलब ये कर्नाटका से रिलेटेड है। मतलब ये साउदर्न इंडिया से रिलेटेड लोग हैं, जहाँ पे हवा जो है बहुत तबाही मचाती है। ठीक है ना। क्योंकि ये कोस्टल एरिया के पास इनका स्टेट पड़ता है और जाहिर है इन्होंने हवा को बहुत करीब से महसूस किया है। कई बार हवा ने यहाँ के क्षेत्र को तबाह किया है। आज तो बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह हो जाने की वजह से हम ये जान पाते हैं कि कब साइक्लोन कहाँ क्रिएट हो रहा है, कितने स्पीड से आएगा और कौन सा कोस्टल एरिया को हिट करेगा। तो हम बहुत कुछ बचा पाते हैं, पब्लिक और प्रॉपर्टी के लॉस को रोक पाते हैं। वरना जब तक ये सब नहीं था तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोग झेला करते थे। ठीक है। तो उस वक्त ये पोएट कैसे फील करते हैं, क्योंकि ये जो है सुब्रमण्य भारती जो हैं, ये पोएट तो थे ही, जर्नलिस्ट भी थे और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक्टिविस्ट भी रहे हैं। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के पहले जो स्थिति थी, किस तरह से ये लोग नेचर को फेस करते थे, एक नेचुरल फिनोमेना वहाँ का विंड है, उसको कैसे फेस करते थे और उसके बाद ये क्या क्या फील किए, वो सब कुछ इस पोएम में हम लोग को दिखाना चाहते हैं और साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग पोएम को देखते हैं। पोएट कहते हैं विंड कम सॉफ्टली। यहाँ पोएट विंड को एड्रेस कर रहे हैं, ए हवा थोड़ा आराम से आओ। ठीक है। विंड कम सॉफ्टली, हवा जरा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, मत तोड़ो खिड़कियाँ। ठीक है। खिड़कियों के जो शटर्स है, शटर्स आप समझते हो ना, वैसे दरवाजे जो कि खोले और बंद किए जा सकते हैं। देखिए ये वर्ड शटर जो है इंग्लिश का वर्ड है बच्चों, बट ये कैसे हमारे कॉमन लैंग्वेज में शामिल हो गया है। कहीं भी कितना भी रिमोट एरिया में आप चले जाएं, दुकान को बंद करने और खोलने के लिए जो लोहे की गेट लगी होती है उसको शटर ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो है सो एक इंग्लिश वर्ड बहुत आसानी से हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। तो उसी तरह से ये शटर है, शटर जो कि बंद करने के लिए लोहे का गेट या लकड़ी का गेट जो कि बंद किया और खोला जा सकता है। ठीक है। सो डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो। पोएट कह रहे हैं हवा से, ए हवा जरा धीरे चलो, खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर मीन्स बिखेर देना इधर उधर बहुत तेज़ी से। जब तेज़ हवा चले और पेपर्स रहे तो क्या होता है, जैसे तैसे जहाँ तहाँ बिखर जाते हैं। आपके लिए कलेक्ट करना मुश्किल होता है। आप एक पेपर को पकड़ने जाते हो और आगे भागता है दूसरा पेपर और सब डिफरेंट डायरेक्शंस में बिखर जाते हैं। तो ये हवा जो पेपर्स को इस तरह से स्कैटर करता है, तो ये कह रहे हैं कि ये हवा पेपर को स्कैटर मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ,
सेल्फ पे जो बुक रखे हुए हैं उनको मत फेंको। शेल्फ मतलब जो बुक के लिए रैक हुआ करता है ना, उसको सेल्फ कहते हैं। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि जो सेल्फ पे बुक रखी हुई है ना, उनको मत गिराओ, थ्रो डाउन ना, फ्रेज इसका मतलब फेंक देना, मतलब उनको मत फेंको। फेंकना कब कहते हैं? कोई चीज़ जब झटके से दूर फेंकते हैं तब, ठीक है। गिराते हैं तो उनको थ्रो डाउन मत करो। ऑन द सेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने वहाँ क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको फेंक दिया, मतलब सब कुछ तितर बितर हो गया, ठीक है ना। तेज़ हवा के आने से, क्योंकि हवा जब तेज़ चलती है ना बच्चों समुद्री इलाके में, तो इतनी तेज़ उसकी रफ्तार होती है कि आप अगर सी कोस्टल एरिया से हैं तो थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, वरना जो बच्चे उस एरिया में नहीं गए हैं तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एक आई विटनेस थे जब उड़ीसा में साइक्लोन आया था, तो मेरे नेबर थे कुछ दिनों तक, तो वो बताते थे कि इतनी तेज़ तूफान थी वो कि उससे गाय और ऐसे जैसे पतंग हवा में उड़ते हैं ना या पॉलीथीन उड़ते हैं ना, उस तरह से बड़े बड़े जानवर जो धरती पे जहाँ तहाँ ग्रेजिंग कर रहे थे वो उड़ते हुए लोग देखे थे। जब जहाँ तहाँ छिपने के लिए भाग रहे थे तो आसमान में उनको जानवर दिख रहे थे उड़ते हुए, और वो जानवर सब जहाँ तहाँ पेड़ के टहनी में फंस के दब के मर गए थे, ठीक है, जब उड़ीसा में साइक्लोन आया था। तो इतना तेज़ स्पीड होता है। इस स्पीड को ये लोग साउथ के हैं तो जाहिर है ये फेस किए हुए हैं, और इसलिए हवा के बारे में इतनी गहराई से और हवा के डिस्ट्रक्टिव पावर को ये सोच पाए हैं। क्योंकि और बहुत सारे पोएम आप पढ़िएगा विंड का, लेकिन विंड का उसमें मेलोडियस स्वीट, उसमें विंड की एक्टिविटी, एनर्जी, वो सब कुछ मेंशन होता है। लेकिन यहाँ पे ये पोएट, सो डेफिनेटली ये जिस एरिया में रहे हैं उसका असर इनके ऊपर है। तो ये क्या कहते कि ये हवा देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ बिखेर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर, ये टोर हुआ फाड़ने के लिए, टीयर का पास्ट टेंस, ठीक है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए, क्योंकि बुक्स हवा में खुलती, इधर उधर पेज होने से तेज हवा से बुक फट गई, पेज फट गई। यू ब्रॉट रेन अगेन, और फिर तुम बारिश ले आए, है ना। जब हवा तेज़ आती है तो उसके साथ बारिश भी आएगी, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में सी बहुत पास में है, और इसीलिए आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जब हवा जो है सो जहाँ लो प्रेशर बन जाता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है और तेज़ आती है, तो जाहिर है कि अगर अर्थ के सरफेस पे लो बना है तो उधर से जब सागर के तरफ से आ रही है हवा तो उसके साथ मॉइस्चर भी होगा, फिर वो बारिश भी करेगी। तो यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब देखिए बच्चों, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने चुपके से कह दिया। हवा तंग सबको करती है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत चालाक हो। किस बात में? एट पोकिंग फन। पोकिंग फन मतलब कि फन करना, मजाक करना, किसी को चिढ़ा करके मज़े लेना, ठीक है। एट विकलिंग्स, विकलिंग्स मीन्स कमज़ोर लोग, विकलिंग्स चाहे वो कुछ भी कमज़ोर हो, है ना। कमज़ोर चीज़ों पे तुमको मजाक करना बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत मज़े लेते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल, फ्रेल ऐसा चीज़ जो कि वीक है, अनहेल्दी है, ठीक है ना, जो बहुत आसानी से डैमेज हो जाए उसको फ्रेल कहते हैं, ठीक है, बहुत कमज़ोर। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग मतलब कि टुकड़े टुकड़े हो जाए, जो कमज़ोर है तो वो टूटेगा जल्दी, और टूटेगा तो एकदम से बिखर जाएगा, तो ये बिखर जाना, टुकड़े टुकड़े में हो जाना, दैट इज़ क्रम्बलिंग, ठीक है। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो घर कमज़ोर हैं वो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे कमज़ोर हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या है बच्चों? घर बनता है तो छत को सपोर्ट देने के लिए एक मजबूत सा बीम देते हैं, ठीक है, उस बीम को हम लोग कहते हैं राफ्टर। तो बीम भी अगर घर बहुत पुराना है तो जाहिर है कि पहले वो लकड़ी का ही बीम दिया जाता था, तो लकड़ी पुराना हो गया तो वो भी कमज़ोर हो गया, तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि क्रम्बलिंग राफ्टर्स, घर के जो बीम हैं अगर कमज़ोर है तो वो भी, ठीक है ना, कमज़ोर बीम। क्रम्बलिंग वुड, कमज़ोर लकड़ी, पेड़, है ना। आप देखते होंगे कि जब तेज़ हवा चलती है तो बहुत सारे पेड़ भी गिर जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, बहुत सारे लोग, बॉडीज़ यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के लिए क्रम्बलिंग बॉडीज़। क्रम्बलिंग लाइफ्स, बहुत सारे जीवन, वैसे कमज़ोर जीवन, ये जीवन सब कुछ, ये जीवन समझ लीजिए कि धरती,
पे, पानी में, सब जगह जहाँ रहने वाले जीव हैं, क्योंकि जो कमज़ोर हैं वो यहाँ पे चोटिल होते हैं, वो परेशान होते हैं और इस चोट को ना सह पाएँ अगर तो उनका डेथ भी हो जाता है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमज़ोर हार्ट। यहाँ से बच्चों ये जीवन के लिए बहुत बड़ा सबक है कि क्या करें कि तुम किसके साथ मजाक करते हो, तुमको कब मज़ा आता है कमज़ोर लोगों के साथ खेलने के लिए, कमज़ोर लोगों को तंग करने में, है ना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। हार्ट्स यहाँ पे फिर से ह्यूमन बीइंग जो कमज़ोर हैं, ठीक है। हार्ट्स का मतलब है जो इमोशनली कमज़ोर है, यहाँ पे बॉडीज़ जो फिजिकली कमज़ोर हैं, ठीक है ना। क्रम्बलिंग बॉडीज़ फिजिकली कमज़ोर, क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब जो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कमज़ोर हैं, वो मतलब किसी भी तरह के कमज़ोर चीज़ को तुम छोड़ते नहीं हो, ठीक है। कैसे ये हवा से बात करें, देख रहे जैसे एक व्यक्ति से बात की जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। तो द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। अब क्या कहते हैं, अब वो यहाँ पे बात ऐसे करते हैं कि विंड गॉड जो है ना, विंड गॉड, अब हवा को वो देवता बना देते हैं, ठीक है। और इंडियन कल्चर में है भी, हवा को हम लोग क्या कहते हैं, पवन, जो है वो पवन मतलब हवा, और हवा के पुत्र को पवन पुत यानी कि बजरंग बली को पवन पुत कहा जाता है ना। तो हवा तो शक्तिशाली, हवा को देवता मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द विंड गॉड विनोज, विनोज, विनो एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है बच्चों। आप पढ़े होंगे साइंस में कि जब खेती करते हैं तो फार्मिंग में हार्वेस्टिंग के बाद एक प्रोसेस आता है। हार्वेस्ट कर लिए मतलब फसल जब पक गया और उसको वहाँ से निकाल लिए, तो फिर उसमें एक ऊपर से लेयर होता है, एक छिलका होता है, जो छिलके से फिर अब उसके अंदर जो क्रॉप छिपा हुआ है या जो ग्रेन छिपा हुआ है ना, उसको निकालना है। तो उसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है, उसको थ्रैश करके विनोइंग करते हैं। पहले उसको दबाते हैं, क्रश करते हैं, ठीक है, और उस क्रश करने के बाद जब उसके छिलके निकल जाए तब छिलका, उसका हस्क जिसको कहते हैं या फिर शाफ कहते हैं, ठीक है। तो ये हस्क और दाना को अलग करने का जो प्रोसेस है, जब क्रश कर लिए और दाना और छिलका एक साथ सब हो गया, फिर अब क्या है, अब जो प्रोसेस है वो ये है कि छिलका को बाहर निकाल देना है और ग्रेन को रख लेना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उसको हवा में ना ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो हल्की चीज़ें आसानी से नीचे गिर जाती हैं और जो ग्रेन्स हैं वो पॉट में आराम से रह जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को विनोइंग कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पोएट कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे गॉड विंड जो है वो विनो कर रहे हैं, ठीक। यहाँ के रीजनल एरियाज़ में आई थिंक ओसाना कहते हैं, ठीक है। आपके एरियाज़ में इसको ओशाना कहते हैं, अनाज को ओशाना। तो यानी कि जो बेकार की चीज़ है वो नीचे गिर जाए और जो अच्छी चीज़ें हैं वो रह जाए, जो मजबूत चीज़ें हैं, जो भारी चीज़ें हैं वो रह जाए, क्योंकि हस्क हल्का होता है, ठीक है। हल्का होता है यानी कमज़ोर होता है, तो वो वहाँ निकल के बाहर आ गया और जो सॉलिड है, जो ग्रेन है, जो हेल्दी है, वो रह गया, ठीक है। तो यही बात पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, कि ये पवन देवता जो है ना, ये विनो करते हैं और सबको क्रश कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, वो नहीं करते हैं जो आप उनको कहते हैं, ठीक है ना। विंड को एक तरह से शुरू में ऐसे एड्रेस किया गया है कि जैसे एक बच्चे की तरह कि विंड तुम धीरे से आओ ना, तुम ये। अब यहाँ पे उनको देवता बना के और एक स्ट्रॉन्गर व्यू में देखा जा रहा है कि वो एक देवता है और वो नहीं करते हैं जो आप उनसे कहते हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, जो आप उनसे कहते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। ये वॉन्ट जो है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब देखिए, जैसे उन्होंने धीरे से ये मैसेज दिया कि किसको नुकसान होता है, वीकलिंग्स को होता है, ठीक है, यानी जो कमज़ोर होते हैं उनको विंड के आने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब उसका उपाय क्या है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर क्या है, ठीक,
क्योंकि वो ऐसा करते तो हैं लेकिन उनको कहने से भी वो मानेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं, वो करते ही रहेंगे। मतलब विंड का जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा। तो फिर किसको बदलना पड़ेगा? हम लोग को बदलना पड़ेगा। अब पोएट यहाँ से एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए आओ, चलो बनाते हैं मजबूत घर। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली। दरवाजे को बहुत अच्छे से, दरवाजा को सेट किया जाता है ना, दीवार बना करके फिर दरवाजा सेट करते हैं। तो दरवाज़ा सेट भी करना और दरवाजे को बंद भी करना, ठीक है ना, ये दोनों काम की। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, फर्मली मतलब स्ट्रांगली, मजबूती से। चलो दरवाजे को मजबूती से सेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और बॉडी को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बॉडी को मजबूत बनाना, घर को मजबूत बनाना आसान है। हम मटेरियल का थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देंगे, मटेरियल कुछ कुछ ऐड कर देंगे तो घर मजबूत बन सकता है। लेकिन बॉडी को मजबूत बनाना एक दिन में नहीं हो सकता है। इसलिए पोएट क्या कहते हैं? प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस करते हैं, चलो अभ्यास करते हैं, है ना। प्रैक्टिस टू फर्म, फर्म मतलब फिर से मजबूत, तो प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, चलो शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, चलो हार्ट को मजबूत बनाते हैं। हार्ट तो दिल आप समझ ही रहे हैं, और स्टेड फास्ट मतलब बहुत मजबूत, एकदम से अडिग अटल रहने वाला, स्थिर रहने वाला। मतलब कोई ये मुश्किल आए तो हम घबराए नहीं। तो मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये एक बार से अचानक में नहीं होता है। डू दिस मतलब इसको करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। इसको करो और देखो कि हवा हमारा दोस्त बन जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? हवा को दोस्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम मजबूत हो जाएं, हमारे घर मजबूत हो जाए, हमारे शरीर मजबूत हो जाए और हमारे मन मजबूत हो जाए। अगर हम ऐसा कर लें तो फिर हवा हमारा दोस्त हो जाएगा। एंड द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। क्यों? एक बार और फिर से वो समझाते हैं कि क्यों ऐसा जरूरी है मजबूत होना। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ये हवा जो है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है ना। माचिस की तीली जलाओगे अगर, तो हवा चलने से वो माचिस की तीली जल नहीं पाएगी और बुझ जाएगी। कहीं छोटा मोटा चीज़ में को अगर आप जलाने की कोशिश कर रहे हो तो हवा है इसलिए वो जल नहीं पाएगी और बुझ जाएगी। तो ब्लो आउट मतलब होता है बूझना, वीक मतलब कमज़ोर। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वीक मतलब कमज़ोर, ठीक है। तो कमज़ोर आग को ये हवा बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और वही हवा क्या करती है? वही हवा जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं, वीक फायर्स को तो ब्लो आउट कर देती है, बुझा देती है, लेकिन जो मजबूत आग होते हैं उनको और तेज कर देती है। कहीं अगर किसी बड़े चीज़ में आग लग गई हो और हवा चले तो वो आग बहुत तेज़ी से फैलती है, उसकी लपटें खूब ऊंची बढ़ेंगी और नए नए चीज़ में वो पकड़ता जाएगा और सारी चीज़ें जलती चली जाती हैं। तो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और वो मजबूत आग को, यानी कि जहाँ बड़े चीज़ में आग लगी हुई है उसको क्या करती है? उसको रोर करती है, मतलब उसको और बढ़ाती है। रोर मतलब ऐसे होता है सिंह का गर्जन, ठीक है। यानी यहाँ पे हवा जब तेज़ आई तो एक साउंड के साथ आई और वो आग तेज़ी से और फैल लग गया। तो आग के फैलने से और जो आसपास की चीज़ है और जलते चले जाते हैं। आप सुनते ही होंगे गर्मियों में कि कई सारे स्टेट्स में जहाँ पे जो पुअर पीपुल हैं जिनके पास पक्का होम्स नहीं है, तो अगर वो थैच से बने हुए घर में रहते हैं, मतलब जो छप्पर घास फूस से बना हुआ जिसका रूफ होता है, उन घरों में अगर एक बार आग लग जाए तो वो पूरी की पूरी जो गांव है वो उससे तबाह हो जाती है। एक साथ कई घर जल जाते हैं, क्योंकि बुझाने का वो वक्त ही नहीं देता। वो सूखी चीज़ें होती है और हवा आ जाए तो बस उसको फ्लोरिश करते चली जाती है। अब ये फ्लोरिश होने की वजह से क्या होता है? आग बढ़ती चली गई और बहुत लोग उसमें लोग भी और प्रॉपर्टी भी, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी दोनों का लॉस ऐसे में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पोएट ये कहते हैं कि हमको मजबूत बनना ज़रूरी क्यों है? क्यों हमको हमारे हार्ट को स्टेट फास्ट होना चाहिए? क्यों हमारे बॉडी को फर्म होना चाहिए? क्यों ऐसा प्रैक्टिस करें हम? क्योंकि अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो हवा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी।
द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि कमज़ोर आग को ये बुझाती है और जो मजबूत होता है उसको तो और मजबूत करती है। ठीक है, यानी अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो हवा के आने से भी हमको कोई नुकसान नहीं होगा। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उससे दोस्ती करना अच्छी बात है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर दिन उसकी तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं मतलब यहाँ पे हो गया कि वंदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जब हम उनको पवन देव कहते हैं, पवन को देवता मानते हैं, गॉड मानते हैं, तो जाहिर है हम उनकी फिर प्रार्थना करते हैं। तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड मतलब उनसे दोस्ती करना अच्छा है। तो उनके दोस्त हम कब हो पाएंगे? जब हम मजबूत हो जाएंगे, हमारे घर मजबूत होंगे। तो हमारे घर तभी मजबूत होंगे जब हम प्रॉस्पर होंगे, हमारे पास उतनी संपत्ति होगी कि हम अच्छा सा मजबूत सा घर बना लें। हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस कर लेते, जब लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस करेंगे तो शरीर मजबूत हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। मन को भी मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, मन भी मजबूत, तो घर भी मजबूत, शरीर भी मजबूत और मन भी मजबूत। और ऐसे में जब हवा से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा तो फिर हवा को हम एनिमी की तरह नहीं देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट की तरह नहीं देखेंगे और अपना फ्रेंड समझेंगे। तो ये फ्रेंडशिप ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा पोएट कहते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ बैठ के हम कंप्लेन करते रहें कि हवा से ये नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम लोग को सोल्यूशन का पार्ट बनना है और क्या करना है कि हवा जो जो करती है और हवा के नेचर को पहचान करके अब सब कुछ को स्ट्रॉन्ग बना लेना है, यानी कि डैमेज कम हो सके। और जब डैमेज कम होगा तो हवा हमारी एनिमी रह ही नहीं जाएगी और हवा से हम लोग फ्रेंडशिप कर लेंगे। तो हवा को तो ऐसे भी देवता कहते हैं, तो फिर हम आराम से प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, ये तो लिटरल मीनिंग था, लेकिन इनडायरेक्टली पोएट कहना क्या चाहते हैं कि लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस आते हैं ना, ये कमज़ोर लोगों को ही परेशान करते हैं। अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आप देख रहे हो कि जो भी वायरस का इफ़ेक्ट हो रहा है, ये किस पे इसका इफ़ेक्ट हो रहा है? जिनका इम्यूनिटी लो है, यानी जो शरीर से कमज़ोर है। तो इसलिए हर तरह के चैलेंज से, ये तो प्रेजेंट में बहुत लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि अगर आप मजबूत हैं तो आपका किसी भी तरह का एडवर्सिटी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है ना। अभी बहुत परेशानी है, बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैलती जा रही है और बहुत लोग डैमेज हो रहे हैं, लेकिन इतना के बावजूद भी काफ़ी लोग ठीक भी तो हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं? जो लोग स्ट्रॉन्ग है वो ठीक होके आ रहे हैं। वो किसी तरह से गलती से इस वायरस के चपेट में आ भी गए तो वो बच के निकल जा रहे हैं। ये वायरस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही, और जो कमज़ोर लोग हैं उनकी जान बहुत आराम से ये वायरस लेके चली जा रही है। तो हर तरह के चैलेंजेस, सिर्फ यही नहीं, लाइफ में कई तरह के चैलेंजेस आएंगे। लाइफ हर जगह चैलेंजेस से भरा पड़ा है, इसलिए हम लोगों को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से हमको बहुत मजबूत होना चाहिए। और इसके साथ साथ और एक क्या चीज़ ऐड की है पोएट की, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना। आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। अगर हम इतने तरीके से मजबूत हैं तो कोई भी परेशानी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है, एक बार फिर से इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रेंथ हम लोग को चाहिए। फिजिकल चाहिए, इमोशनल चाहिए, मेंटल चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए एंड फिनेंशियल चाहिए। ठीक है ना। ये 5 तरह का सामर्थ्य अगर हमारे पास है तो कोई भी एडवर्सिटी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, है ना। और तब जितने भी चैलेंजेस हैं ना वो हमारे फ्रेंड्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन चैलेंजेस से हम कुछ नया सीखते हैं और स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। ठीक है ना। और स्ट्रॉन्गर बनते हैं तो हमारे पर्सनालिटी में, हमारे पूरे कल्चर में एक नए तरह का डेवलपमेंट होता है और हम और ज़्यादा अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके और आगे बढ़ पाते हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग बने, मतलब स्ट्रेंथ की तरफ ही हमारा स्टेप होना चाहिए। और ये जो लाइन लिखा हुआ है ना कि प्रैक्टिस करें बॉडी को फॉर्म करने के लिए बच्चों, तो ये बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बच्चे ही अभी इंटरनेट की दुनिया से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके ऊपर सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये पड़ा है कि आप अपने रीजनल और कल्चरल फूड को अवॉइड करने लगे हैं और जो भी बहुत अट्रैक्टिव और फैशनेबल फूड्स हैं उनको आप पसंद करने लगे हैं। तो आप ये देखें कि
वो जहाँ के फूड है वहाँ, अगर वहाँ एक्चुअली देखिएगा तो वो लोग उसको हेल्दी बना के खाते हैं, लेकिन हमारे पास मार्केटिंग के लिए उसको बहुत कलरफुल और बहुत चटपटा बनाने के लिए उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं जिससे उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाता है, और वो धीरे धीरे हमारे शरीर को कमज़ोर करता है, क्योंकि हम जैसा खाते हैं ना हमारा शरीर वैसा ही बनता है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि अपने शरीर को मजबूत करने के लिए और मन को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, ये एक दिन की जरूरत नहीं है। ये पोएट का एक वर्ड काफ़ी है आपको समझने के लिए, कि ये कहते हैं कि प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। ये प्रैक्टिस की चीज़ है। तो फूड अच्छा लेना सबसे पहले, क्योंकि बिना फूड के हम रह नहीं सकते हैं। तो हेल्दी फूड लेना जिसमें कि हर तरह के न्यूट्रिशन हो, है ना। आपको पता है कि हमको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमको मिनरल्स भी चाहिए, हमको फैट्स भी चाहिए। तो ये सारा कुछ बैलेंस्ड वे में हो, यानी हम बैलेंस्ड डाइट ले सकें। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत कॉस्टली फूड खाएं, है ना। रीजनल एंड सीजनल फूड अगर हम खाते हैं तो बहुत आराम से, बहुत कम खर्च में हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो एक तो हो गया फूड, और दूसरा क्या चीज़ और चाहिए इस प्रैक्टिस में शामिल होने के लिए? आपके लिए मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज। तो योगा और प्राणायाम की बात होती है ना, ये प्रैक्टिस करने की चीज़ है। आप देखे होंगे कि कई सारे लोग इसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करके बहुत सारे ऐसे ऐसे अचीवमेंट को एकम्प्लिश कर लिए हैं, जो कि नॉर्मली सोचना लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, बट प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। तो लोग अपने शरीर को और मन को मजबूत करने के लिए जब कोशिश करते हैं तो ये उनको मिल जाता है। तो इस पर विश्वास रखिए कि आप कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा। आपका शरीर मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा। मन के लिए आपको एकाग्रता बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप अभी भी जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो इंटरनेट पे जाते हो, तो आप यूट्यूब अगर चैनल खोल रहे हो देखने के लिए कि क्लासेस अटेंड करने हैं, तो उसके पहले भी आपको बहुत कुछ दिख जाता है। तो खुद को इतना कंसंट्रेट कर लेना, एकाग्रचित कर लेना कि आपके ज़रूरत की जो चीज़ है उसी को देखना है, वरना जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है उससे दूर हट जाना है। तो इतना बैलेंस्ड होना तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस के तो जो सामने आया उस पर एक क्लिक दिए और वो खुल रहा है और देख लिए। जब देख के ख़त्म हो गया प्रोग्राम तब लगा ओह मेरा टाइम तो वेस्ट हो गया, हम तो कुछ और करने के लिए बैठे थे। तो इसलिए यहाँ पे पोएट कहते हैं कि नहीं, वो प्रैक्टिस की बात है कि हम बॉडी को मजबूत कर लें प्रैक्टिस करके, और हार्ट को स्टेट फास्ट बना ले, एकदम अडिग अटल अविचल बना ले, जो कि किसी भी चीज़ से हिल ना सके। और जब ऐसे सच्चे और अच्छे और मजबूत बच्चे हमारे बनेंगे तो फिर इस देश का कहना क्या। क्योंकि इंडिया को तो प्राउड इसीलिए है कि यंग इंडिया इसलिए कहा जाता है, हमारे पास यूथ लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में है। और ये यूथ अगर अच्छी आदतों के साथ ग्रो हो तो ये हेल्दी भी होगी और रिच भी होगी और स्ट्रांग भी होगी, है ना। तो फिर सब कुछ आपका मनचाहा मिल जाएगा। वरना अभी तो देखने को ये मिल रहा है कि हमारे यूथ का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। अभी तो जो नए नए सर्वे आ रहे हैं बहुत चौंकाने वाले हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो हम लोग को उन नेगेटिव चीज़ों से बचना है, ठीक है। क्योंकि यही उम्र है तपस्या के लिए, यही उम्र है प्रैक्टिस करके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पोएट जो है यहाँ हम लोग को लिटरली विंड के माध्यम से सारे चैलेंजेस के लिए आगाह कर दिए कि हम उनसे बच कैसे सकते हैं, खुद को मजबूत बना करके, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे राइम स्कीम क्या क्या यूज़ हुआ है, और एग्ज़ाम के भी उसे और क्या क्या चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। तो टाइटल और पोएट का नाम तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। इसके बाद राइम स्कीम की बात करें तो आप देखेंगे कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है, हर लाइन के लास्ट वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को मैच करते हैं। अगर किसी से मैच करता है तब हम उसका नाम देते हैं ABC ऐसे करके, ठीक है। पिछले पोएम में आपने देखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कहीं भी कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह के पोएम को हम कहते हैं फ्री वर्स, जहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं हो, ठीक है। क्या कहते हैं? फ्री वर्स, FREE फ्री एंड VERSE वर्स, ठीक है। फ्री वर्स ना, ये एक स्टाइल है जिसको फ्री वर्स कहा जाता है, ठीक। इसके बाद और क्या यूज़ हुआ है? बीच में हम आपसे चर्चा किए थे कि विंड को यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफाई किया है, यानी कि इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एनाफोरा यूज़ हुआ है। एनाफोरा पिछले पोएम में भी देखे थे, अब आपको याद हो गया होगा कि जब सेम वर्ड या फ्रेज से
कोई लाइन स्टार्ट हो एक से ज़्यादा, तब हम वहाँ कहते हैं कि एनाफोरा। तो यहाँ हम लोग को क्या मिलता है, डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो, यानी डोंट 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 3 बार मिल रहा है, तो यहाँ पे एनाफोरा यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग देखते हैं क्या कि रिपीटिशन हुआ है। रिपीटिशन किस चीज़ का हुआ है, क्रम्बलिंग का। तो आप देखेंगे कि कई बार, है ना, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, ये क्रम्बलिंग वर्ड को पोएट ने एम्फेसाइज करने के लिए रिपीट किया है। क्यों रिपीट किया है, ताकि वो बता सके कि कमज़ोर चीज़ों का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं रहता है। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, एग्जिस्टेंस को बचाना है, तो मजबूत बनना पड़ेगा। इसलिए पोएट कहते हैं कि सारे वीकलिंग्स पे बहुत खेल चलता है हवा का। तो वो क्रम्बलिंग 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 ये सारे जगह रिपीट हुआ है। ठीक है, ताकि ये समझ सके इस पोएम को पढ़ने वाले लोग कि कमज़ोरी का नामो निशान हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, बॉडी के लेवल पे, हार्ट के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, स्पिरिट के लेवल पे और फिनेंस के लेवल पे, है ना। किसी लेवल पे कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। मजबूत रहेंगे तभी हम टिक पाएंगे। ओके, फिर हम देखते हैं कि एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का जब सेम कॉन्सोनेंट से एक से ज़्यादा वर्ड स्टार्ट होते हैं तो उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। तो ये सी क्रम्बलिंग में तो आप देख ही रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि विंड, गॉड, विनोज, डब्लू डब्लू, है ना। तो इस तरह से जहाँ रिपीटिशन हुआ है, यहाँ पे डब्लू का हुआ है, वहाँ सी का हुआ है। ठीक है, फिर वॉन्ट, वांट, यहाँ भी डब्लू का है। तो ये चीज़ जो है, यहाँ पे भी डब्लू के रिपीटिशन को एलिट्रेशन कहते हैं, और इसका स्पेलिंग है ALLITERATION। ठीक है, और नेक्स्ट जो पोएम के माध्यम से पोएट ने किया वो क्या, सिंबलाइज किया, मतलब एक प्रतीक के रूप में बात किया। विंड को किस चीज़ का प्रतीक बना दिया, विंड को एडवर्सिटीज़ का, मतलब परेशानी, दुख का सिंबल बना दिया। इसलिए कहेंगे कि पोएम में सिंबलिज्म का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि पोएट ने सिंबलाइज किया विंड को प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, कि अगर लाइफ में एडवर्सिटीज़ हैं कहीं पे, तो उनसे बचा कैसे जा सकता है, आप स्ट्रांग हो जाइए, है ना। हर तरह से अगर आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप किसी भी तरह के एडवर्सिटीज़ से ओवरकम कर सकेंगे और बहुत हैप्पीली स्ट्रांग बन के अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रख सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया, आप इसको बहुत एंजॉय भी किए होंगे और लाइफ के लिए बहुत अच्छा लेसन भी लेकर के यहाँ से जाएंगे, और आप खुद को अब फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाने के लिए कोशिश करेंगे, और आपकी ये कोशिश कामयाब हो। ऑल द बेस्ट, बाय।